नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कौशिक मेरे YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे, क्योंकि कोरोना की महामारी चल रही है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। इसके साथ एक नया टॉपिक लेके आया हूं। राजस्थान के दुर्ग में गागरोन का दुर्ग दुर्ग का टॉपिक अपना चल रहा है। 4 दुर्ग मैं पढ़ा चुका हूं मित्रों। ये अपना नेक्स्ट दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग। तो इस गागरोन के दुर्ग को समझाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, जैसा कि मैं अपने प्रत्येक वीडियो में कहता हूं, कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि लाइक एंड सब्सक्राइब जब आप लोग करोगे, तो सब्सक्राइब जैसे आप करोगे तो मेरे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आप लोगों के मोबाइल पे यूट्यूब के माध्यम से डायरेक्ट पहुंच जाया करेंगे। आप लोगों को सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तथा इसके साथ साथ जब आप लोग मेरे चैनल को लाइक करते हैं तो मुझे खुशी होती है, और खुशी होती है तो मैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ और अच्छा मैटर लेके आता हूँ और सोचता हूँ कि किस प्रकार से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए जिससे उनके दिमाग में सीधा क्लिक करे, रटने की क्षमता खत्म हो और समझने की क्षमता बढ़े, जिससे कि वो एग्जाम को क्लिक कर सकें, एग्जाम को क्रैक कर सकें और अपने जीवन में सफल हो सकें मित्रों। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक जरूर करिए, कमेंट भी करिए, इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है मित्रों, इसके साथ मैं आरंभ करता हूँ। गागरोन का दुर्ग। यदि अपन गागरोन का दुर्ग देखते हैं मित्रों, तो गागरोन का जो दुर्ग है मित्रों, वह राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। और इसको मैंने एक डायग्राम के आधार पर आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। रफली मैंने डायग्राम बनाया है, जिसके आधार पर मैं आप लोगों को गागरोन का दुर्ग समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा तथा मेरे द्वारा समझाया हुआ गागरोन का दुर्ग आप लोगों को कैसा लगा और किस प्रकार से समझ में आया या समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सच बताइएगा, झूठ मत बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो मैं और ज़्यादा अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूंगा। यदि समझ में नहीं आया तो मैं और ज़्यादा अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है मित्रों, अपन एक ये गोला सा आकृति मैंने आप लोगों के पृष्ठ के ऊपर बनाई है, जो कि आपको डेस्क बोर्ड पर दिख रही है। यदि अपन इस गोली सी आकृति को एक गागरोन के दुर्ग की उपमा दे देते हैं, कि सपोज कीजिए कि ये गागरोन का दुर्ग है। जो एक गागरोन का दुर्ग है मित्रों, ये मुख्य रूप से दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है, या दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। एक नदी का नाम है काली सिंध, जो कि आप लोगों को मेरे कर्सर के माध्यम से दिख रहा है। मेरी पेन की आकृति पर नजर बनाए रखें मित्रों। जहां जहां मेरा पेन घूमेगा वहीं वहीं अर्थ को मैं आपको समझाता चला जाऊंगा। तो काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित है जो एक गागरोन का दुर्ग है मित्रों, जो झालावाड़ में स्थित है। यह जो दुर्ग है काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ दुर्ग है। यदि अपन झालावाड़ देखते हैं तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ इधर का क्षेत्र जहां तक है हाड़ौती के क्षेत्र में ही बताया जाता है। यदि अपन हाड़ौती के क्षेत्र में बताए तो वहां पर हाड़ौती की भाषा ही बोली जाती है। तो हाड़ौती भाषा बोली जाती है, तो इस कारण से वहाँ पर जो भाषा है, अगर वहाँ की अपन लोकल भाषा देखते हैं तो काली सिंध और आहू नदी के जो संगम है, उस संगम को वहाँ पर सामेल जी के नाम से जाना जाता है मित्रों। किस नाम से जाना जाता है? सामेल जी के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए यह जो दुर्ग है सामेल जी नामक स्थान पर बना हुआ है। यदि आप लोगों के एग्जाम में आ जाता है, यदि एग्जामिनर आप लोगों के प्रश्न को थोड़ा सा घुमाव दे देता है या ट्विस्ट कर देता है, अंग्रेजी में उसको ट्विस्ट कह देते हैं, हिंदी में उसे घुमाव कह देते हैं। यदि एग्जामिनर आप लोगों के प्रश्न को थोड़ा घुमाव दे देता है और डायरेक्ट लिख देता है कि सामेलजी नामक स्थान पर राजस्थान का कौन सा दुर्ग बना हुआ है, तो डायरेक्ट आप लोगों को क्लिक करना है गागरोन का दुर्ग ही सामेलजी नामक स्थान पर बना हुआ है। क्योंकि वहाँ की आम भाषा में मित्रों काली सिंध व आहू नदी के संगम को आम भाषा में सामेल जी के नाम से जाना जाता है मित्रों। क्लियर हो गई बात? तो सामेल जी नामक स्थान पर यह दुर्ग बना हुआ है। ये जो राजस्थान का ये जो दुर्ग है, वह भारत का एकमात्र ऐसा दुर्ग है मित्रों जिसकी कोई नींव नहीं रखी गई है। अर्थात ये बिना नींव पर रखा हुआ दुर्ग है। अर्थात इसकी कोई नींव नहीं है, डायरेक्ट चट्टान के ऊपर बनाया हुआ दुर्ग है। आप सोचो मित्रों कि उस जमाने में जब जब कोई सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, इतना वैज्ञानिक युग भी नहीं था, इतने वैज्ञानिक उपकरण भी नहीं थे, फिर भी इस प्रकार का दुर्ग का निर्माण कर दिया गया कि बिना नींव का दुर्ग तैयार कर दिया गया। और वह ऐसा दुर्ग जो स्थायी दुर्ग है। आज की तारीख में यदि अपन आधुनिक युग में देखें, जहां वैज्ञानिक युग है, और इस युग में यदि अपन किसी मकान का निर्माण करवाएं और यदि उस मकान में नींव नहीं भरें तो वो मकान ढह जाएगा मित्रों।
ढह जाएगा, या फिर बरसात आएगी तो उसमें बहने के चांस ज्यादा रहेंगे, जमीन में ढह जाएगा या बह जाएगा, इस प्रकार के उसमें चांस रहेंगे। परंतु आप लोग देखो कि उस जमाने के जो कारीगर हैं कितने ज्यादा दिमागदार हुए होंगे और कितनी ज्यादा उनका दिमाग चलता होगा, कितना वैज्ञानिक दिमाग होगा। उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया, उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण किया और बिना किसी नींव के ही इस दुर्ग का निर्माण कर दिया किसी चट्टान के ऊपर। और चट्टान के ऊपर भी निर्माण किया तो चट्टान से यह दुर्ग बिल्कुल एक स्थिर मात्रा में बैठा हुआ है। न तो यह उत्तर खिसकता है, न दक्षिण में खिसकता है, न पूरब में खिसकता है, ना ही पश्चिम में खिसकता है। बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर यह विराजमान है, जैसे कि कोई जमा दिया गया हो या चिपका दिया गया हो, ऐसे एग्जैक्ट जगह पर यह दुर्ग विराजमान है। तो आप लोग खुद दिमाग लगा के देख सकते हैं कि कितनी भयंकर कारीगरी रही होगी उस जमाने में, कितना दिमाग रहा होगा उस जमाने के आदमियों का, और कितनी भारत के अंदर कितनी प्रगति थी। साइंस का जमाना तो आज आया है, भारत तो बरसों पहले से साइंस का जमाना जी रहा है। तो अपन आगे चलते हैं। तो यह जो दुर्ग है मित्रों, बिना नींव का दुर्ग है, अर्थात इस दुर्ग की कोई नींव नहीं रखी गई है। यदि आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न आता है कि अमुक में से कौन सा दुर्ग जिसकी नींव नहीं रखी गई, अर्थात बिना दुर्ग का बना हुआ दुर्ग है, तो वह दुर्ग एक ही है मित्रों, गागरोन का दुर्ग। क्लियर होगी बात। जो ये गागरोन का दुर्ग है वह झालावाड़ जिले में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था मित्रों, वह 7वीं से 8वीं शताब्दी में, 7वीं से 8वीं शताब्दी में टोड राजपूत राजा बीजल देव के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था मित्रों? टोड राजपूत राजा बीजल देव के द्वारा करवाया गया था, मुकंदरा की पहाड़ी के ऊपर। तो मुकंदरा की जो पहाड़ी है, ठोस चट्टान है, जिसके ऊपर इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया है मित्रों। और ऐसे के ऐसे जमा दिया गया है, ऐसा लगता है कि यह दुर्ग ऐसे कैसे जमा दिया, जैसे फ्रिज के अंदर बर्फ जम जाती है, उसी प्रकार से यह दुर्ग भी जो है मुकंदरा की पहाड़ी के ऊपर ऐसे कैसे जमा दिया गया है। और न तो इधर हिलता है न इधर हिलता है, बिल्कुल एक स्टे रूप में रहता है। अब आप सोचो कि उस जमाने के जो कारीगर हुआ करते थे कितने दिमाग वाले हुआ करते थे, वास्तुशास्त्र के बारे में या फिर जमीन के बारे में, अन्य बातों के बारे में कितना जबरदस्त उनको ज्ञान रहा होगा, जो आज के विद्वानों के पास नहीं है। वैसा उससे ज्यादा 50 गुना ज्यादा ज्ञान उन लोगों के पास रहा होगा मित्रों। तो मुकंदरा की पहाड़ी पर 7वीं से 8वीं शताब्दी में टोड राजपूत बीजल देव के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। क्लियर हो गई बात मित्रों। जो ये मुकंदरा की जो पहाड़ी है मित्रों, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जो मुकंदरा की पहाड़ियां हैं ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का एक भाग है, अर्थात ये अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है। तो एक और प्रश्न बनता है कि अमुक में से राजस्थान का कौन सा दुर्ग अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है? तो अपन, यदि आपके ऑप्शन में गागरोन का दुर्ग लिखा हुआ मिलता है तो आप लोगों को गागरोन के दुर्ग पर क्लिक करना है। क्लियर हो गई बात। तो गागरोन का जो दुर्ग है वह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की पहाड़ी मुकंदरा पहाड़ी पर स्थित है। क्लियर हो गई बात। आगे यदि अपन चलें तो टोड राजपूतों के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। तो टोड राजपूत कौन थे? बीजल देव, राजा बीजल देव ने करवाया। तो टोड राजपूत के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाए जाने के कारण इस दुर्ग को टोडगढ़ ऑब्लिक धुल्लरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। टोडगढ़ और धुल्लरगढ़ के नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है। तो आरंभ में जो इस दुर्ग का नाम था मित्रों वह टोडगढ़ ऑब्लिक धुल्लरगढ़ था। दोनों में से एक नाम अपन बोल सकते हैं कि इसको बहुत सी जगह टोडगढ़ भी मिलता है और बहुत सी जगह हमारे को धुल्लरगढ़ भी लिखा हुआ मिलता है। क्लियर हो गई बात मित्रों। अब यदि अपन और आगे चलें तो यह जो दुर्ग है काली और आहू नदी के संगम पर बसा हुआ दुर्ग है। तो यह जो दुर्ग है राजस्थान में जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस बात को याद रखिएगा कि सीधा प्रश्न आता है कि अमुक में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो गागरोन का जो दुर्ग है मित्रों वह जल दुर्ग की श्रेणी में बताया जाता है। क्लियर हो गई बात। तथा इसके साथ साथ यदि अपन इस दुर्ग का देखते हैं, यदि अपन सपोज करें एक बार को झालावाड़ पहुंच जाते हैं और झालावाड़ अपन जाते हैं, जाते ही अपन गागरोन के दुर्ग को देखते हैं, तो ये जो दुर्ग है मित्रों तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। सपोज कर लेते हैं अपन यहाँ पर ऊपर है उत्तर, इधर दक्षिण है, इधर पूरब और इधर पश्चिम है। तो अपन फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं आपको कि उत्तर दक्षिण और पूरब की तरफ पानी है और पश्चिम में खाली है। या फिर अपन देते हैं कि उत्तर पश्चिम और पूरब की तरफ पानी है और पश्चिम की तरफ पानी है, उत्तर दक्षिण और पश्चिम की तरफ पानी है और पूरब की तरफ जमीन है। तो इस प्रकार से यह जो दुर्ग है मित्रों तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है?
ये जो दुर्ग है मित्रों वह तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ दुर्ग है। याद रखिएगा कि ये जो गागरोन का दुर्ग मैं इस प्रकार से आप लोगों को बनाने का प्रयास करता हूं, इसको मिटा दूंगा वापस, टेंशन मत लेना। इस प्रकार से ये जो दुर्ग है मित्रों ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है तथा एक तरफ से ये जल से नहीं घिरा हुआ है। तो एक तरफ से जल से जो नहीं घिरा हुआ है तो इसका शाब्दिक अर्थ है कि तीन तरफ तो इसकी सिक्योरिटी रहा करती होगी, और दूसरी जो एक तरफ जो जल से नहीं घिरा हुआ है और जमीन है बाकायदा, यहाँ पे जमीन है बाकायदा, तो वह आने जाने का रास्ता रहा होगा, तो वहां पर सैनिकों के द्वारा सुरक्षा रहती होगी। तो इस प्रकार से यह जो दुर्ग है तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ इसके जमीन बताई गई है। तो यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है तथा एक तरफ उसके जमीन है, वह दुर्ग कौन सा है, तो वह दुर्ग कौन सा है मित्रों, गागरोन का दुर्ग ये एक ऐसा दुर्ग है जिसके तीन तरफ पानी है और एक तरफ जमीन है। तो आप लोग इस बात को भी याद रखिएगा कि ऐसा दुर्ग जिसके तीन तरफ पानी और एक तरफ जमीन है वह कौन सा दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग है। क्लियर हो गई बात मित्रों। यह जो दुर्ग है मित्रों इस दुर्ग के चारों तरफ एक परकोटा बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक परकोटा बना हुआ है। उस परकोटे को जालिम कोट कहा जाता है। यहाँ पर मैंने तीर का निशान लगाकर जालिम कोट लिखा हुआ है मित्रों, उसको क्या कहा जाता है, जालिम कोट कहा जाता है। जो ये जालिम कोट का निर्माण करवाया गया था मित्रों, ये कोटा के सेनापति थे जालिम सिंह। तो कोटा के जो सेनापति थे सोडा जालिम सिंह, तो जालिम सिंह के द्वारा ही इस जालिम कोट का निर्माण करवाया गया था। तो जो जालिम सिंह थे कोटा के सेनापति, उन्होंने इसके चारों तरफ परकोटे का निर्माण क्यों करवाया, परकोटे का मतलब अपन कह सकते हैं सुरक्षा घेरा या दीवार चारों तरफ। तो इस दीवार का निर्माण मित्रों क्यों करवाया, इसका मुख्य कारण एक ही बताया गया है कि उस समय में इस दुर्ग पर आक्रांताओं का बहुत ज्यादा आक्रमण हुआ करता था। तो उन आक्रांताओं के आक्रमण से बचने के लिए ही इस जालिम सिंह ने, कोटा के सेनापति जालिम सिंह ने इस दुर्ग के चारों तरफ एक परकोटे का निर्माण करवा दिया। और परकोटे का निर्माण करवाने के कारण ही इस दुर्ग को जो परकोटा बनाया जालिम सिंह ने, तो इस दुर्ग के चारों तरफ जो परकोटा बनाया जालिम सिंह के द्वारा, तो उन्हीं के नाम पर इस परकोटे का नाम रख दिया गया जालिम कोट। यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है कि जालिम कोट कहाँ स्थित है, तो जालिम कोट जो है गागरोन के दुर्ग में ही स्थित है। क्लियर होगी बात। आरंभ में गागरोन का जो नाम था वह धूलरगढ़ ऑब्लिक टोडगढ़ था, इस बात को याद रखिएगा, या फिर टोडगढ़ ऑब्लिक धूलरगढ़ इसका आरंभिक नाम था। आरंभ में इसका नाम गागरोन नहीं था मित्रों। गागरोन इसका 12वीं शताब्दी में पड़ता है जब खींची राजा देव सिंह इसके ऊपर आक्रमण करता है, और देव सिंह आक्रमण करके टोड राजपूतों को हरा देता है। हराने के पश्चात वह इस दुर्ग का निर्माण गागरोन कर देता है। दुर्ग का नाम क्या रख देता है, गागरोन दुर्ग रख देता है। तब से इस दुर्ग का नाम गागरोन रखा गया, परंतु वास्तव में इसका जो पुराना नाम है वह टोडगढ़ ऑब्लिक धूलरगढ़ है। आप लोग इसको याद रखिएगा। यहाँ पर अपन देखते हैं तो यहाँ पर एक तीर का निशान बना हुआ और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12वीं शताब्दी खींची राजा देव सिंह ने गागरोन रखा। तो सिंपल सी बात है कि 12वीं शताब्दी में खींची राजा देव सिंह इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण करते हैं तथा उस समय टोडा राजपूतों का यहाँ पर शासन होता है। तो उन टोडा राजपूतों को वह हरा देते हैं, और हराने के पश्चात इस दुर्ग का जो नाम है टोडगढ़ या धुल्लड़गढ़ से हटाकर इस दुर्ग का नाम गागरोन रख देते हैं। यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है कि टोडगढ़ या धुल्लड़गढ़ का नाम गागरोन दुर्ग किस शासक ने रखा, तो खींची राजा देव सिंह ने रखा, 12वीं शताब्दी में रखा। क्लियर हो गई बात मित्रों। इस दुर्ग के अंदर यदि अपन और चलते हैं, इस दुर्ग के और गहराईता से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर मित्रों सिक्का ढाला जाता था, अर्थात रुपया ढाला जाता था, जो कि सालिम शाही रुपया ढाला जाता था। नाम क्या है, सालिम शाही। तो सालिम शाही से नाम चल रहा है, तो सालिम शाही का मतलब शाह आलम, अर्थात मुगल बादशाह शाह आलम के नाम से यहाँ पर एक टकसाल थी, और उन्हीं के नाम से यहाँ पर सिक्के ढाले जाते थे, जिसका नाम था सालिम शाही रुपया। यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है कि सालिम शाही जो रुपया है वह कहाँ ढाला जाता था, या सालिम शाही सिक्का कहाँ ढाला जाता था, तो गागरोन के दुर्ग में ही इसको ढाला जाता। ढाले का मतलब पहले के जमाने में कूट कूट के सिक्के बनाए जाते थे। आधुनिक वैज्ञानिक तो था नहीं कि बिल्कुल एकदम से मशीन आई और सेट कर दिया। पहले के जमाने में कूट कूट के सिक्कों को ढाला जाता था, इसलिए उनको कह दिया सिक्कों को ढालना। तो यहाँ पर सालिम शाही नाम का सिक्का ढाला जाता था।
तो आप लोगों को यदि आता है चांदी का सिक्का होता था ये सालिम शाही, यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है कि चांदी का सालिम शाही सिक्का कौन से दुर्ग में डाला जाता था, तो गागरोन के दुर्ग में ही डाला जाता था। क्लियर होगी बात। इसके साथ साथ एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए जिनका नाम था शिवदास गार्डन। जो शिवदास गार्डन थे, इन्होंने अचल दास खींचीरी वाचनिका नामक एक पुस्तक लिखी 1423 ईस्वी में। 1423 ईस्वी में अचल दास खींचीरी वाचनिका नामक जो पुस्तक लिखी गई थी मित्रों, वह शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई थी। और जो ये ग्रंथ लिखा गया, यह इसी दुर्ग के भीतर लिखा गया। यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है कि अमुक में से कौन सा ग्रंथ इस दुर्ग के भीतर लिखा गया था, तो अचल दास खींचीरी वाचनिका इस दुर्ग के भीतर लिखी गई थी। यदि अपन इस दुर्ग के भीतर लिखी गई और 1423 ईस्वी में लिखी गई, और 1423 ईस्वी में ही इस दुर्ग पर प्रथम साका हुआ था। उस समय मांडू का सुल्तान अलप खां गोरी, इसके और उसको होशंग शाह भी कहा जाता है, तो अलप खां गोरी इस दुर्ग के ऊपर सन 1423 के में आक्रमण करता है। तो उस जो आक्रमण होता है या साका होता है, तो उसका बखान भी शिवदास गार्डन ने अपने इस ग्रंथ अचल दास खींचीरी वाचनिका में किया है। क्लियर हो गई बात मित्रों। यदि एग्जाम में आता है तो इसको अपन को क्लिक कर देना है। इसके साथ साथ ये जो दुर्ग है मित्रों, 100 वर्षीय पंचांग के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर 100 वर्षीय पंचांग रखा हुआ है, उस कारण भी यह दुर्ग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है कि 100 वर्षीय पंचांग के लिए अमुक में से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है, तो आप लोगों को गागरोन दुर्ग के ऊपर काला करना है मित्रों, ठीक है। इसके साथ साथ इसी दुर्ग में बैठकर पृथ्वीराज राठौड़, जो कि बीकानेर के शासक थे, पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी वाचनिका नामक पुस्तक लिखी थी मित्रों। कौन सी पुस्तक लिखी? वेली कृष्ण रुक्मणी वाचनिका नामक पुस्तक लिखी, जो कि बीकानेर के राजा थे तथा मुगल बादशाह अकबर की सेवा में रहा करते थे। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने यह पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक के अंदर पाथल और पीथल नाम के दो पात्र दिए गए हैं। यहाँ पर पाथल लिया हुआ है और पीथल लिखा हुआ है। जो पाथल है वह तो स्वयं पृथ्वीराज राठौड़ है, तथा इसके साथ साथ जो पीथल है उनकी तुलना महाराणा प्रताप से की गई है। इस बात को याद रखिएगा। इस पुस्तक की यदि अपन बखान करते हैं कि जब अकबर बादशाह महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण करता है मित्रों, तो आक्रमण करते हैं तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है। उस हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप जंगलों में चले जाते हैं। जब जंगलों में चले जाते हैं तो जंगलों में अपने पुत्र अमर सिंह होता है, अपने पुत्र को वह रोता हुआ देखते हैं। इस प्रकार की दंत कथाएं आप लोगों को काफी बार सुनने को मिली होगी और गीत भी मिला होगा। अरे घासरी रोटी ने जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नान्यो सो अमरियो चीक पड़ियो राणारो सो यो दुग जाग्यो, हूँ लड़्यो गण्यो हूँ मरियो गणो, मेवाड़ी आण बचावन ने जद आज बिलकता देखू हूँ राज कवर ने। तो उस प्रकार से राणा का जो सीना होता है, वज्र की छाती होती है, वह पिघल जाती है जब राजकुमार को एक घास की रोटी के लिए रोता हुआ देखते हैं। तो वह पाती लाते हैं और पाती लिखकर अकबर को लेटर लिखते हैं कि मैं तेरी अधीनता स्वीकार करता हूं। तब पृथ्वीराज जो राठौड़ है, पाथल और पीथल के रूप में इस प्रकार का व्यंग्यात्मक रूप में वापस से उनको लेटर भेजते हैं, जो कि वेली किशन रुक्मणी में वाचनिका में देखने को मिलता है। और डायरेक्ट वह कहते हैं कि सिंह जो होता है वह कब कुत्तों के संग बैठकर खाना खाने लग गया, हाथी कब गधों के साथ घूमने लग गया। इस प्रकार के 4-5 शब्द वो लिखते हैं, जिससे कि महाराणा प्रताप का जोश वापस से जाग जाता है और वह अंत तक लड़ाई करते रहते हैं जब तक वह जिंदा रहते हैं, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसमें जो पाथल दिया हुआ है मित्रों, वह पृथ्वीराज राठौड़ स्वयं है, तथा पीथल का जो उपमा दी गई है वह महाराणा प्रताप की दी गई है। इसके साथ साथ पीथल और पाथल नाम की पुस्तक भी है, जो कि कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई है। इस बात को याद रखिएगा। पीथल और पाथल नाम की एक अलग से पुस्तक भी है, जो कि कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई है। क्लियर हो गई बात मित्रों। इसके साथ अपन और इस दुर्ग की गहराईता में चलते हैं। तो यहाँ पर एक दरवाजा नुमा बना हुआ है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कंप्लीट इस घेरे तक है। इस दरवाजे को बुलंद दरवाजा नाम दिया जाता है मित्रों। इस दरवाजे का जो निर्माण करवाया था वह किसके द्वारा करवाया गया? ये मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। इस बात को याद रखिएगा कि गागरोन दुर्ग में बुलंद दरवाजे का जो निर्माण करवाया गया, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। इसी प्रकार से फतेहपुर सीकरी में भी एक बुलंद दरवाजा है मित्रों। तो वहां का भी कई बार प्रश्न आ जाता है कि फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो डेफिनेटली अकबर के द्वारा ही करवाया गया था, क्योंकि फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा ही बसाई गई थी, अकबर के द्वारा ही उसका निर्माण करवाया गया था और अकबर की वह राजधानी रही काफी सालों तक मित्रों।
तो और वहां पर अकबर के जो आराध्य संत थे शेख सलीम चिश्ती, जिन्हीं के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र पैदा हुआ था, और उसका नाम उन्हीं संत के नाम पर, सूफी संत के नाम पर सलीम रखा था, जिसको अकबर प्यार से शेखो बाबा कहकर पुकारा करता था। तो यहाँ पर जो ये दरवाजा है मित्रों, बुलंद दरवाजा है, जिसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। क्लियर हो गई बात। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे को एक छतरी दिख रही है। इस छतरी को यदि अपन देखते हैं तो ये संत पीपा की छतरी है मित्रों। किसकी छतरी है? संत पीपा की छतरी है। और संत जो पीपा थे उनका वास्तविक नाम यदि अपन देखते हैं तो प्रताप सिंह बताया जाता है मित्रों। आई बात समझ में? उनका वास्तविक नाम यदि अपन देखें तो प्रताप सिंह बताया जाता है मित्रों। इसके साथ ही यदि अपन प्रताप सिंह को देखते हैं तो प्रताप सिंह के जो पिता थे वह गागरोन दुर्ग के राजा बताए गए हैं, राजा कड़वा राव, तथा माता का नाम लक्ष्मीवती मती बताया गया है, लक्ष्मीवती। तो जो संत पीपा है इनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह बताया गया है। इनके गुरु थे वह रामानंद जी थे। तो रामानंद जी से आशीर्वाद लिया और रामानंद जी से आशीर्वाद लेने के पश्चात ही इनका नाम पीपा रखा। तो रामानंद जी ने कहा था कि तू भक्ति रस को पी और दूसरों को भी पा, अर्थात खुद भी पी और दूसरों को भी पिला। तो पीपा, तब से इनका नाम क्या रख दिया गया? पीपा रख दिया गया मित्रों। क्लियर हो गई बात। ये दर्जी समाज के काफी आराध्य उसके रूप में पूजे जाते हैं, आराध्य संत या आराध्य देव के रूप में पूजे जाते हैं संत पीपा। संत पीपा का जो मृत्यु हुई थी वह टोंक में हुई थी, टोडा ग्राम में, जहां पर संत पीपा की आज भी गुफा बनी हुई है। और इसके साथ साथ राजस्थान में भक्ति आंदोलन की जो अलग जगाई थी वह संत पीपा ने ही जगाई थी मित्रों, अर्थात जो प्रथम संत थे राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले वह संत पीपा ही थे। और इनकी जो छतरी है वह गागरोन के दुर्ग में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। दोबारा से बता देता हूं, संत पीपा का वास्तविक नाम प्रताप सिंह था, जो कि गागरोन दुर्ग के राजकुमार थे। इनके पिता का नाम राजा कड़वा राव था और माता का नाम लक्ष्मीवती था। इसके साथ इनके गुरु का नाम रामानंद जी था। रामानंद जी के आशीर्वाद से ही इनका नाम संत पीपा पड़ा। उन्होंने पीपा रखा कि तू प्रेम रस को पी या फिर भक्ति रस को पी और दूसरों को भी पा, तब से इनका नाम क्या पड़ गया? पीपा। क्लियर होगी बात। राजस्थान में भक्ति की जो अलग जगाने वाले थे वह प्रथम संत संत पीपा ही बताए गए हैं। इनकी जो मृत्यु हुई थी टोंक जिले के टोडा ग्राम में हुई थी। वहां पर संत पीपा की गुफा आज भी बनी हुई है तथा इनकी जो छतरी है वह गागरोन के दुर्ग में है। क्लियर हो गई मित्रों बात। इसके साथ साथ यहाँ पर एक दरगाह सी बनी हुई है जो कि मीठे शाह की दरगाह है मित्रों। किसकी दरगाह है? संत मीठे शाह की दरगाह है। आई बात समझ में मित्रों। संत मीठे शाह की दरगाह है। इनका यदि अपन नाम देखते हैं वास्तविक नाम तो हमीमुद्दीन चिश्ती बताया गया है इनका वास्तविक नाम, जो कि सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भारत में आए थे और 1303 में ये गागरोन के दुर्ग में आए मित्रों। तो इनका यदि वास्तविक नाम आप लोगों के एग्जाम में आता है कि संत मीठे शाह की दरगाह जो गागरोन के दुर्ग में है वह किस संत की मजार है, तो हमीमुद्दीन चिश्ती संत की मजार है, जो कि एक सूफी संत हैं और चिश्तिया संप्रदाय से ये संबंध रखते हैं। और चिश्ती संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है मित्रों वह अजमेर में है और चिश्ती संप्रदाय के जो प्रधान संत हैं वह भी अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो उसी प्रकार से मीठे शाह की जो दरगाह है मित्रों गागरोन के दुर्ग में स्थित है और यहीं पर ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु हो गई, इनकी समाधि बना दी गई और इनकी समाधि पर जो दरगाह का निर्माण करवाया गया वह मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, यदि आ जाता है एग्जाम में कि मीठे शाह की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था, तो मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा मीठे शाह की दरगाह का निर्माण करवाया गया था मित्रों। क्लियर हो गई बात। और यदि अपन आगे चलने का प्रयास करते हैं मित्रों तो यहाँ पर एक गीद बड़ाई कराई लिखा हुआ है, गीद कराई, और पीछे लिखा हुआ है पहाड़। अर्थात यदि अपन इसका गीद कराई का अध्ययन करते हैं तो जो गीद कराई है ये गागरोन के दुर्ग में नहीं है मित्रों। अगर अपन मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, यहाँ पे तो मैंने चित्र को बनाने का प्रयास किया है जिससे आप लोगों के समझ में आ जाए। जो गीद कराई है वह गागरोन के दुर्ग के पीछे की साइड स्थित एक पहाड़ी है जिसको गीद कराई कहा जाता था। ये जो पहाड़ी है काफी ऊंचाई पर स्थित है और वहां पर खाई बनी हुई है। जब जैसे ही कोई राजनीतिक कैदी होता था और उसको मौत की सजा सुनाई जाती थी तो मौत की सजा सुनाने का यही वहां पर क्या बोलते हैं, इसी प्रकार का दंड विधान था कि क्या करते थे कि जैसे ही राजा के द्वारा गागरोन दुर्ग में किसी राजनीतिक कैदी को मृत्यु की सजा दी गई है या मृत्यु दंड दिया गया है तो राजा के सैनिक उसको गीद कराई नामक पहाड़ी पर ले जाया करते थे और खाई से नीचे फेंक दिया करते थे और खाई से नीचे गिरने पर उसकी मृत्यु हो जाती थी। यदि खाई से नीचे गिरने पर एक बार में मृत्यु नहीं
नहीं होती थी तो दोबारा उसको पकड़ के लाया जाता था, फिर पटका जाता था, फिर उठा के लाया जाता था, फिर पटका जाता था, फिर उठा के लाया जाता था, फिर पटका जाता था। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती थी तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती थी। तो यही गीत कराई के नाम से प्रसिद्ध है मित्रों। क्लियर होगी बात। अब यदि अपन इस दुर्ग पर साके देखते हैं कि इस दुर्ग पर कितने साके हुए, तो इस दुर्ग पर मुख्य रूप से 2 साके हुए मित्रों। कितने साके होते हैं? 2 साके होते हैं। पहला साका होता है 1423 ईस्वी में और दूसरा साका होता है मित्रों 1444 ईस्वी में। पहले साके में क्या होता है कि मांडू का सुल्तान अलप खां गोरी या अलप खां बोल दो या फिर होशंग शाह बोल दो, इसका निकनेम होशंग शाह भी है और वास्तविक नेम अलप खां गौरी है। अलप खां गौरी गागरोन के दुर्ग पर आक्रमण करता है। जब गागरोन के दुर्ग पर अलप खां गौरी आक्रमण करता है मित्रों, तो उस समय अचल दास खींची यहाँ के शासक होते हैं। याद रखिएगा, खींची राजा अचल दास खींची यहाँ के शासक होते हैं और अचल दास खींची पर ही एक पुस्तक लिखी गई थी, अचल दास खींची वाचनिका, जो कि शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई 1423 में। और 1423 में ही गागरोन के दुर्ग का पहला साका हुआ था मित्रों। तो इस साके की जो जितनी जानकारी अचल दास खींचीरी वाचनिका में शिवदास गार्डन के द्वारा दी गई है, काफी हद तक सत्य प्रमाण है। तो इस जो साका होता है या इस ये जो युद्ध होता है, इस युद्ध के अंदर अचल दास खींची जो होते हैं मित्रों वह केसरिया हो जाते हैं तथा जितनी भी रानियां दासियां होती हैं वह सारी की सारी जौहर कर लेती हैं और अलप खां गोरी की विजय हो जाती है। क्लियर हो गई बात मित्रों। अगर यदि अपन दूसरा साका देखते हैं तो वह 1444 में होता है और उस समय आक्रांता कौन होते हैं? मांडू का सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम, अर्थात महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा 1444 में इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया जाता है। और उस समय गागरोन के जो राजा होते हैं पालनसी होते हैं, तो पालनसी जो होते हैं, पालनसी और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य युद्ध होता है, जिसमें पालनसी जो होते हैं मित्रों वह वीरगति को प्राप्त होते हैं या केसरिया होते हैं तथा जितनी भी रानियां और दासियां होती हैं वह सारी की सारी जौहर कर लेती हैं। महमूद खिलजी प्रथम जो होता है इस दुर्ग को जीतने के बाद इस दुर्ग का नाम मित्रों मुस्तफाबाद रख देता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि मुस्तफाबाद किस दुर्ग को कहा जाता है, तो गागरोन के दुर्ग को मुस्तफाबाद के नाम से जाना जाता है मित्रों। तो ये आप लोगों का मैंने शॉर्ट में और डायग्राम के माध्यम से गागरोन के दुर्ग को समझाने का प्रयास किया है मित्रों। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मैं मित्रों इस गागरोन के दुर्ग को थोड़ा डिटेल से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करता हूं। तो नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट पेज आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है मित्रों। ये आप लोगों की स्क्रीन पे है मित्रों गागरोन का दुर्ग झालावाड़। इसमें मैं डिटेल से पढ़ाता हूं। पहले आप लोगों को मैंने शॉर्ट में डायग्राम के आधार पर गागरोन दुर्ग समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। अब अपन देखते हैं। इस दुर्ग का निर्माण आहू व काली सिंध नदी के संगम पर करवाया गया। इन दोनों नदियों के संगम को स्थानीय भाषा में सामेलजी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है मित्रों। यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है तो आप लोग काला कीजिएगा। इस दुर्ग का निर्माण 7वीं 8वीं शताब्दी में मुकंदरा नामक पहाड़ी पर टोड राजपूत या परमार राजा बिजल देव के द्वारा करवाया गया था। यह जो मुकंदरा पहाड़ी है मित्रों, ये जो मुकंदरा पहाड़ी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है। यदि एग्जाम में आता है तो विंध्याचल पर काला किया जाता है। क्लियर होगी बात। टोड राजपूतों के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किए जाने के कारण यह दुर्ग टोडगढ़ ऑब्लिक दुल्लरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यह दुर्ग जलदुर्ग या ओदक ऑब्लिक उदक दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। क्लियर है बात मित्रों। यह दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बिना नींव के एक कठोर चट्टान पर बना हुआ है। 12वीं शताब्दी में गागरोन के खिंची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह उर्फ धारू ने दुलरगढ़ पर अधिकार कर उसका नाम गागरोन रखा। यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है तो देवन सिंह पे काला किया जाता है उर्फ धारू। इस किले में एक टकसाल थी जहां बादशाह शाह आलम के समय चांदी का सालिम शाही रुपया ढाला जाता था। याद रखिएगा मित्रों। अचलदास खींचीरी वाचनिका। अचलदास खींची के शासनकाल में सन 1423 ईस्वी में डिंगल भाषा में शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई। क्लियर है मित्रों। 100 वर्षीय पंचांग भी यहाँ पर स्थित है। इस कारण से भी यह दुर्ग काफी फेमस है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन।
वेली कृष्ण रुक्मणी री वाचनिका। हालांकि मैं पिछले फर्स्ट पेज पे आप लोगों को डायग्राम के आधार पर गागरोण के दुर्ग को समझा चुका हूं, या मैं डिटेल से अध्ययन करवा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा मित्रों। वेली कृष्ण रुक्मणी री वाचनिका, इसकी रचना बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ ने डिंगल भाषा में सन 1777 में मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में की। तो पृथ्वीराज जो राठौड़ थे वह बीकानेर के शासक थे मित्रों, और मुगल बादशाह अकबर के सेवा में कार्य किया करते थे। तो उन्हीं के शासनकाल में इसकी रचना की थी। इसमें दो पात्र हैं मित्रों, एक तो पीथल है और एक पाथल है। तो पीथल तो वह स्वयं है और पाथल महाराणा प्रताप है। जब महाराणा प्रताप परेशान हो जाते हैं, वहां पर दुर्गम जंगलों में दुर्गम परिस्थितियों में रहते रहते अपने पुत्र को, अमर सिंह को, घास की रोटी के लिए बिलखते हुए देखते हैं कि एक वन का बिलाव जो होता है वह घास की रोटी को लेके भाग जाता है, और नाना सा जो अमरिया होता है वह चीख पड़ता है, जिससे महाराणा प्रताप की जो वज्र सी छाती होती है वह पिघल जाती है और वह पाती लिखने को मजबूर हो जाते हैं। अकबर बादशाह को पाती का मतलब लेटर लिखने को मजबूर हो जाते हैं। तब यह लेटर अकबर के पास पहुंचता है, तो अकबर बादशाह पृथ्वीराज राठौड़ को बुला कहता है कि देखो, ये तुम्हारे जो आन बान शान के प्रतीक महाराणा प्रताप थे वो भी मेरे सामने झुक गए। तब पृथ्वीराज राठौड़ इसको पढ़ते हैं, उस लेटर को पढ़ते हैं, और पढ़ने के पश्चात ये वापस से व्यंग्यात्मक रूप में लेटर लिखते हैं। वही पातल पीतल के बारे में हम, या फिर वेली कृष्ण रुक्मणी री वाचनिका के अंदर उसकी सारी डिटेल दी जाती है कि उसमें डायरेक्ट वे कहते हैं कि जो शेर होता है वह सियार और कुत्तों के बीच में कब बैठने लग गया और कब उनके संग खाना खाने लग गया, हाथी कब गधों के साथ विचरण करने लग गए, आदि प्रकार के वो व्यंग्यात्मक तथ्य देते हैं, जिससे महाराणा प्रताप का जो क्रोध होता है वह वापस से जाग जाता है और आन बान शान वापस से जाग जाती है कि मेवाड़ी जो आन है वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं झुकेगी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। इस प्रकार से राणा पुनः प्रण लेते हैं और पुनः जुझारू प्रवृत्ति से लड़ना आरंभ कर देते हैं। क्लियर होगी बात मित्रों। तथा पीथल व पाथल ग्रंथ की रचना कन्हैयालाल सेठिया ने की थी। याद रखिएगा, पीथल और पाथल नामक पर्सनली ग्रंथ भी है जिसका निर्माण कन्हैयालाल सेठी ने की था। तथा इसके साथ ही दुर्सा आड़ा ने, जो वेली कृष्ण रुक्मणी री वाचनिका है, उसको दुर्सा आड़ा ने क्या कहा, पांचवा वेद कहा था। क्या कहा था मित्रों? पांचवा वेद की उपमा दी। इसके साथ साथ 19वां पुराण की भी संज्ञा दी। यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है तो आप लोगों को क्लिक कर देना है कि दुर्सा आड़ा ने पांचवा वेद किसको कहा, तो वेली किशन रुक्मणी री वाचनिका को कहा। इसके साथ साथ दुर्सा आड़ा ने 19वां पुराण किसको कहा, तो यह भी डायरेक्ट लिख देना कि वेली कृष्ण रुक्मणी री वाचनिका को 19वां पुराण कहा। जो ये पुस्तक है इसको कर्नल जेम्स टॉड ने भी पढ़ा था मित्रों, जो कि राजस्थान के इतिहास के पिता कहलाए हैं। उन्होंने भी इस पुस्तक को पढ़ा और इस पुस्तक को पढ़कर वह कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन यदि अपन देखें कि अधीनता स्वीकार कर ली थी तो उन्होंने आधा अधूरा पढ़ा होगा, क्लियर नहीं पढ़ा, क्योंकि महाराणा प्रताप ने कभी भी जीते जिंदा अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। क्लियर होगी बात। कभी उसके सामने आए, कभी उसके सामने नहीं आए, और कभी उसके सामने आकर किसी भी परिस्थिति में उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। अधीनता स्वीकार करने के लिए मित्रों, सामने वाले व्यक्ति को जिसकी अधीनता स्वीकार करते हैं उनके सामने आना पड़ता है और आके आत्मसमर्पण करना पड़ता है। क्लियर होगी बात मित्रों। इसी दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह भी स्थित है, जो कि प्रसिद्ध संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जो कि सन 1303 में जेत सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में गागरोन आए थे। जब 1303 में आते हैं तो उस समय गागरोन के दुर्ग पर जेत सिंह जी का शासन होता है तथा दिल्ली के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का शासन होता है। तो 1303 में जेत सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में गागरोन के दुर्ग में आए थे मित्रों, और यहीं पर ही इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर हो गई बात। यहीं पर ही इनकी मृत्यु हुई तथा उनकी समाधि, यहीं पर मृत्यु हुई और यहाँ पर समाधि बना दी गई, और इसी समाधि के ऊपर औरंगजेब के द्वारा दरगाह का निर्माण करवा दिया गया। इस बात को याद रखिएगा। यहीं इसी दुर्ग में संत पीपा की छतरी भी बनी हुई है। यदि अपन संत पीपा की छतरी को देखते हैं तो संत पीपा की छतरी का अध्ययन करें या संत पीपा के बारे में अध्ययन करें तो संत पीपा का जो वास्तविक नाम था मित्रों वह प्रताप सिंह नाम था, जिनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ था, जो कि गागरोन दुर्ग के राजकुमार बताए जाते हैं।
इनके पिता का नाम कड़वा राव था और माता का नाम लक्ष्मी मती था। क्लियर होगी बात। तथा इसके साथ साथ प्रताप सिंह जी के जो गुरु थे उनका नाम था संत रामानंद जी, और गुरु के द्वारा ही इनका नाम पीपा रखा गया था। क्लियर होगी बात। संत पीपा का जो मृत्यु बताई गई है वह मृत्यु टोडा ग्राम में हुई थी। टोंक जिले में टोडा ग्राम स्थित है, वहां पर हुई थी, और वहीं पर ही संत पीपा की गुफा बनी हुई है। और जो छतरी है वह गागरोन के दुर्ग में बनी हुई है, काली सिंध व आहू नदी के संगम पर। क्लियर हो गई बात। अब यदि अपन देखें तो इस दुर्ग में एक दरवाजा है जिसका नाम है बुलंद दरवाजा। जो बुलंद दरवाजा है वह औरंगजेब के द्वारा निर्मित करवाया गया था। आप लोगों को इस बात को याद रखना है मित्रों। तथा इसके साथ साथ ही इस दुर्ग के पीछे की साइड एक पहाड़ी है जिसे गीद कराई कहा जाता है। गीद कराई कहा जाता है, जो कैराई गीद कैराई कहा जाता है। ये जो गीद कराई है यह गागरोन के दुर्ग के पीछे काली सिंध के तट पर ऊंची पहाड़ी का नाम है। राजनीतिक बंदी को मृत्यु देने के लिए, अर्थात जो राजनीतिक बंदी है जिसको मृत्यु का दंड दिया गया है तो उसको मृत्यु देने के लिए इस पहाड़ी से नीचे गिराया जाता था। याद रखिएगा मित्रों। इसके साथ साथ इस दुर्ग का और अध्ययन करते हैं तो इस दुर्ग में ये जो झालावाड़ है यहाँ के जंगलों में एक तोता पाया जाता है जिसको गागरोणी तोता कहा जाता है या हीरामन तोते के नाम से जाना जाता है, जो कि रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मनी के पास भी यही तोता था, जो कि इंसान की हुबहू बोली बोलता है। याद रखिएगा, गागरोणी तोता, जो कि मुकंदरा की पहाड़ियों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है जालिम कोट। जालिम कोट क्या है कि कोटा रियासत के जो सेनापति थे जालिम सिंह झाला, जो कि मैंने आपको बताया था इनका पूरा नाम बोले थे सोडा जालिम सिंह झाला या जालिम सिंह झाला, ने गागरोन दुर्ग को आक्रांताओं से बचाने के लिए एक विशाल परकोटे का निर्माण करवाया जिसको जालिम कोट कहते हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा मित्रों। इसके साथ साथ दुर्ग में पत्थर वर्षा यंत्र, नक्कार खाना, प्राचीन लकड़ी का उठाऊ पुल आदि स्थित है। इस लाइन को आप लोग याद रखिएगा मित्रों कि प्राचीन लकड़ी का, अंडरलाइन कर देता हूं इसको, प्राचीन लकड़ी का उठाऊ पुल कौन से दुर्ग में स्थित है, तो गागरोन के दुर्ग में स्थित है। यह काफी इंपॉर्टेंट लाइन है और काफी बार पूछी गई है कि प्राचीन लकड़ी का उठाऊ पुल कहां पर। ये उठाऊ पुल हुआ करते थे, इस प्रकार से उठा लिया करते थे पुलों को। जो मेन दरवाजा होता था, मेन दरवाजे के चारों तरफ से आप लोगों को पता है कि इस दुर्ग के तीन तरफ तो पानी था और एक तरफ दीवार थी, तो दीवार के बीच में भी खाई खोद, एक तरफ जमीन थी तो जमीन पर भी खाई खोद कर, देखो आप लोग डायग्राम बनाने का प्रयास करता हूं मैं, उससे क्लियर हो जाएगा। इस दुर्ग के ऐसे तीनों तरफ तो पानी था और एक तरफ इस जगह यदि अपन देखते हैं मित्रों तो यहाँ पर जमीन थी और यही इस दुर्ग का रास्ता था। तो यहाँ पर भी एक खाई खोदी गई थी मित्रों, यहाँ पर इस पानी को निकासी के लिए यहाँ पर एक बड़ी सारी खाई खोद दी गई थी इस जगह, और यहाँ पर एक दरवाजा बनाया गया था। तो ये दरवाजा था, जब सेना आती थी तो दरवाजे को नीचे इस प्रकार से गिरा दिया जाता था और सेना जब वापस दुर्ग में प्रवेश कर जाती थी वापस इसको बंद कर दिया जाता था। तो इसे उठाऊ लकड़ी के पुल के नाम से भी जाना जाता है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और इसके साथ साथ इस दुर्ग में जो साके बताए गए मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पहले डायग्राम में बताया था कि इस दुर्ग से दो साके संबंध रखते हैं। एक है 1423 का साका और दूसरा है 1444 का साका। साका के बारे में आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जिन्होंने मैंने आपको दुर्ग कराया था कि साका क्या होता है और अर्ध साका क्या होता है। दोबारा बता देता हूं। जब राजा को यह पता लग जाता है कि अब जीतने के कोई आसार नहीं है तो अंततः राजा क्या करते थे कि जो किले के गेट खोल दिया करते थे तथा केसरिया रूप धारण कर लिया करते थे, केसरिया ड्रेस पहन लिया करते थे और युद्ध पर निकल जाते थे, जिसे केसरिया कहा जाता था। और इसके साथ साथ जितनी भी रानियां और दासियां हुआ करती थी वह एक अग्नि कुंड जला लिया करती थी, अग्नि कुंड चेता लिया करती थी और उसके चारों तरफ राउंड में खड़ी हो जाया करती थी। जब चारों तरफ राउंड में खड़ी हो जाया करती थी और एक सूचक वाहक हुआ करता था जो सूचना को देने का काम करता था। जैसे ही राजा जी वहां पर वीर गति को प्राप्त होते हैं तो वीर गति को प्राप्त होने को उस समय केसरिया होना कहा जाता है। केसरिया ड्रेस पहनना और केसरिया होने में अंतर होता है मित्रों। तो केसरिया हो जाया करते थे, तो केसरिया हो जाया करते थे तो जो दूत होता था वह दूत तुरंत दौड़कर या घोड़े पर बैठकर आया करता था और आके रानियों को दासियों को खबर दे दिया करता था कि राजा जी केसरिया हो चुके हैं। तो जितनी भी रानियां हुआ करती थी और दासियां हुआ करती थी या फिर जितनी भी महिलाएं हुआ करती थी वह सारी की सारी उस अग्नि कुंड में कूद जाया करती थी, तो उसको जौहर कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर अर्थात केसरिया को और जौहर को दोनों को मिला दिया जाए तो उसको साका कहते हैं।
और यदि सिर्फ केसरिया हो और जौहर ना हो तो उसे अर्ध शाखा कहते हैं। क्लियर हो गई बात मित्रों। अब अगर अपन चलते हैं तो पहला शाखा है सन 1423 में। जो 1423 में जो शाखा होता है तो उस समय मांडू का सुल्तान अलप खां गोरी, जिसका एक और नाम है उर्फ होशंग शाह, दो नाम है, होशंग शाह या फिर अलप खां गोरी, वह गागरोन के दुर्ग के ऊपर आक्रमण करता है मित्रों। और उस समय गागरोन के दुर्ग पर अचल दास खींची का शासन होता है। और आप लोगों को पुस्तक भी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, अचल दास खींचीरी वाचनिका, जो कि शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई थी सन 1423 में। तो अचलदास खींची वाचनिका में इस साके के बारे में काफी विस्तार से हमारे को देखने को मिलता है। और इस युद्ध के अंदर अलप खां जो गोरी होता है उर्फ होशंग शाह होता है, उसकी विजय होती है, तथा अचलदास खींची जो होते हैं वह केसरिया हो जाते हैं, तथा जितनी भी रानियां दासियां होती हैं वह सारी की सारी जौहर कर लेती हैं। क्लियर हो गई बात मित्रों। नेक्स्ट यदि अपन चलते हैं दूसरे साके पर, 1444 में दूसरा साका होता है। और दूसरे साके में आक्रांता जो होता है वह मांडू का सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम होता है, याद रखिएगा। तथा विपक्ष में कौन होते हैं, विपक्ष में या फिर अपन बोल दें कि राजा कौन होते हैं उस समय, गागरोन के दुर्ग के पालन जी होते हैं, जो कि अचल दास का ज्येष्ठ पुत्र था। जो अचल दास जो राजा थे, अचल दास खींची जो पहले साके के राजा थे, जो पहले जो साका हुआ था उस समय जो नेतृत्व करता थे गागरोन के दुर्ग के, वे अचल दास खींची थे। उन्हीं का जो ज्येष्ठ पुत्र था उसका नाम पालन सिंह बताया गया है। तो पालन सिंह इस समय 1444 में गागरोन की जो जनता है या गागरोन की सेना है उसका नेतृत्व करते होते हैं, क्योंकि उस समय वही राजा होते हैं। और इस युद्ध के अंदर पालन सिंह जो होते हैं वे वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं, अर्थात केसरिया हो जाते हैं मित्रों। इसके साथ जो सुल्तान महमूद खिलजी है उसकी विजय होती है। और सुल्तान महमूद खिलजी इस दुर्ग को जीतने के बाद इस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रख देता है, इस बात को याद रखिएगा। इसके साथ आप लोगों के गागरोन का दुर्ग का जो टॉपिक था मित्रों समाप्त हो गया। मेरे द्वारा गागरोन के दुर्ग के बारे में जो आप लोगों को समझाया गया है मेरे माध्यम से, वह आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मित्रों, और जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लाइक आप करेंगे तो खुशी होगी, और खुशी होगी तो मैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाने का आप लोगों को प्रयास करूंगा। और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मित्रों, तो जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मैं जितने भी आने वाले समय में जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस बाय दीपक कौशिक, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जितने वीडियो अपलोड करूंगा तो वह डायरेक्ट आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे। तो इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, तथा इसके साथ साथ कमेंट भी कीजिए कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ मैटर आप लोगों को कैसा लगा। इसके साथ मैं दीपक कौशिक आप लोगों से विदा लेता हूं, और बहुत जल्दी एक नया वीडियो लेके आता हूं। इसके साथ नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।